हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जो बायोलॉजी से संबंधित है, कक्षा 10 के पूरे बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय मतलब और बहुविकल्पीय के साथ साथ में अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका कम से कम 25 से 30 नंबर इससे जो आने वाले होते हैं आपके बायोलॉजी के, तो वो पूरे के पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे एक ही वीडियो से। तो बने रहे हमारे साथ। ये रहा आपका ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। यानी ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि स्वपोषी किसे कहते हैं या स्वपोषी में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफिल का भी प्रयोग किया जाता है, सूर्य का प्रकाश तो होना ही चाहिए और उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन सही है आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं होता है। तो ये नहीं होता है कौन, ये नहीं होता है ये ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में वियोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है। तो ये है आपका सी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परपोषी नहीं है। तो परपोषी नहीं है इसमें परपोषी फीताकृम, ईस्ट, कवक, मिनी प्लांट्स। क्लोरोफिल अवशोषित करता है कौन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको, प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें, तो रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में के ग्राना में किसका निर्माण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए किसका प्रयोग, कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगला देखें, हरित लौह के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो हरित लौह के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किसमें उत्पन्न होती है, जल में। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं कहाँ, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं आमाशय में। पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। और पित्त का संग्रह कहाँ होता है। तो पित्त का संग्रह आपके पित्ताशय में होता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, यकृत में होता है। मनुष्य में ग्रासनाली की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होते हैं और ये 20 दांत टूट करके क्या करते हैं, दोबारा आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित करता है कहाँ। तो पित्त स्रावित करता है पित्तरस में। और जठर रस स्रावित होता है कहाँ, आमाशय में। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, ये सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के खाली स्थान को स्नैप्स कहते हैं। निशल्क के कण पाए जाते हैं। तो निशल्क के कण कहाँ पाए जाते हैं, निशल्क के कण पाए जाते हैं कोशिका तंत्रिका में। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया आपके स्क्रीन पर। उच्च कशेरुकी में तापग्राही स्थित होती है कौन, त्वचा में।
मस्तिष्क को घेरने वाली 3 झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं? तो मस्तिष्क को घेरने वाली 3 झिल्लियाँ जो हैं वो है मस्तिष्कावरण कहलाती हैं। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि या स्मृति का केंद्र है? तो वो है आपका मेडुला, ये है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क के दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा पृथक रहते हैं? ये प्रमस्तिष्क के द्वारा। मानव मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो निकलती हैं 12 जोड़ी। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। निगलना, खांसना, छींकना नियंत्रित होता है किससे? ये सब नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से। जो अनैच्छिक पेशियां हैं सब, ये अनैच्छिक क्रिया है सब मेडुला ऑब्लांगेटा से होती है। मस्तिष्क केंद्र जो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है स्थिर होता है कहाँ? तो ताप का जो नियंत्रण करता है वह है हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। पोंस, प्रमस्तिष्क तथा मेडुला परस्पर मिलकर के क्या बनाते हैं? ये पश्च मस्तिष्क बनाते हैं। और रीढ़ रज्जु में उपस्थित संकीर्ण तरल भरित गुहा क्या कहलाती है? केंद्रकीय नाल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिल कोलिनेस्टेरेज किसके तोड़ने के लिए उपयोगी होती है? तो एसिटिल कोलिन के लिए। अगला देखें, श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं? तो श्वान कोशिकाएं जो संबंधित होती हैं वो नर्वस सिस्टम से संबंधित होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका आवेग रसायन रूप से किसके द्वारा संचित होता है? एसिटिल कोलिन के द्वारा। तंत्रिका तंतु का क्षेत्र जहां मेडुलरी तंत्र का क्षेत्र जहां मेडुलरी आवरण अनुपस्थित होता है वो क्या है? रेनबियर की नोड है। तंत्रकाज की कोशिका कला होती है कहाँ? एक्सोलेमा में। प्रतिवर्ती क्रिया है किसमें? इसमें होती है उपयुक्त सभी में। रीढ़ उत्पन्न होती है कहाँ से? रीढ़ उत्पन्न होती है मेडुला से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने के लिए प्रेरित करता है? वह है आपका एथिलीन। ऑक्सीजन का संश्लेषण पादप के किस भाग में होता है? तो वो भाग है आपका शीर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे में प्रकाशनवर्तन की घटना को निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों में प्रकाशनवर्तन की परिघटना के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका ऑक्सीजन। एब्सिसिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है वृद्धि को रोकना। ठीक है। पादप हार्मोन्स में पादप शरीर के वयस्क पत्तियों तथा फलों के गिरने को कौन प्रेरित करता है? तो वो प्रेरित करता है एब्सिसिक एसिड। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी के पुष्प की गति किसके कारण होती है? प्रकाशानुवर्तन के कारण।
पादा भाग जिसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है वो है तना। प्रागनली की अंडक की ओर वृद्धि किसका एक उदाहरण है? वो है रसायनानुवर्तन का। प्ररोग की प्रकाश की ओर गति क्या है? प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती है कौन? जड़। स्पर्शानुकंचन गति प्रारंभ करती है कौन? प्रदर्शित करती है छुई मुई। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? वह है आपके थायरॉक्सिन। निम्न में से कौन सा आसुमेलित है? एड्रेनलिन पिट्यूटरी हार्मोन्स। गलत है ये। निम्न में से कौन सा इंसुलिन के बारे में असत्य है? इंसुलिन के बारे में असत्य है कौन? ये शरीर में वृद्धि और विकास नियंत्रक है, ये असत्य है। अगला, बौनापन किसके कारण होता है? वृद्धि हार्मोन्स के अल्पस्रावन से। अगला क्वेश्चन है, अल्प सक्रिय अंतःस्रावी ग्रंथि किसके कारण घेंगा होता है? थायराइड। निम्न में से कौन आपातकालीन ग्रंथि है? एड्रेनलिन यानी एड्रीनल। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से। एडीएच की न्यूनता से उत्पन्न होता है क्या? डायबिटीज इंसिपिडिस। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? एपिनेफ्रिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं से। और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे एकलिंगी होते हैं? तो एकलिंगी पौधा है आपका पपीता। मानव जनन तंत्र में के किस भाग में कॉपर्टी लगाई जाती है? गर्भाशय में। पुनरुद्भवन पाया जाता है किसमें? तो पुनरुद्भवन हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। किसमें? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है किसमें? पत्तियों द्वारा जो नए पौधे का जन्म होता है वह है ब्रायोफिल्लम। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। पत्र प्रकलिताएं किसमें पाई जाती हैं? पत्र प्रकलिताएं पाई जाती हैं ब्रायोफिल्लम में यानी पत्थर चट्टा में। मुकुलन द्वारा जनन होता है किसमें? ये बताना है आपको। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है किसमें? ईस्ट में। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं होता क्या? वर्तिकाग्र। परागकण निर्मित होते हैं किसमें? तो परागकण निर्मित होते हैं परागकोश में।
मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? तो मानव भ्रूण जो होता है वह प्लेसेंटा यानी अपरा से अपना भोजन प्राप्त करता है। आवृतबीजी पौधे का नर जनांग कौन सा है? तो वह है आपका पुमंग। निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं? वो अंडक के भाग होते हैं। निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? तो वो है अंडाशय। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्योंकि इसका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम रहता है। मानव नर जनन अंग से संबंधित है प्रोस्टेट। लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते पाए जाते हैं क्या है? जीन। स्तनियों में होते हैं जनकों के समानताएं व भिन्नताएं होती हैं। कौन सा अगला है कौन सा अमीबा स्पाइरोगारा तथा ईस्ट के जनन में सामान्य अवलक्षण है? पहला है ये अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अगला देखें। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप लक्षण प्रारूप है? ये है आपका ये निम्न में से मटर के पौधे लंबे और बौने के मध्य में संकेत कराने पर क्या होंगे? सभी पहले लंबे पौधे हो जाएंगे। सही है। अगला है मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? तो मेंडल का प्रायोगिक जिस पर प्रयोग किया गया था वो आपका मीठी मटर था। डीएनए के रज्जु किससे के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन आबंध द्वारा। अगला है अनुवांशिक के पिता कौन कहे जाते हैं? तो अनुवांशिक के पिता तो आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। फिर है मेंडल प्रसिद्ध थे अनुवांशिकता की खोज के लिए। मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किन लक्षणों का प्रयोग नहीं किया था? फली की लंबाई, कौन सा जीनोटाइपिक अनुपात गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? तो गोल बीजों को प्रदर्शित करता है आपका ये। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे के जीनोटाइप कैसे होते हैं? तो बौने पौधे के इस्तेमाल होंगे। एक मेंडेलियन प्रयोग में मटर के पौधे जिस पर बैंगनी पुष्प थे का क्रॉस मटर के बौने पौधे जिस पर सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। संतत में सभी पौधे बैंगनी पुष्प वाले लेकिन लगभग आधे बौने थे। उनके अनुसार लंबे पौधों आनुवंशिक ढांचा निम्नवत प्रागुप्त किया जा सकता है किसके द्वारा?
तो है आपके ये। जीन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जीन शब्द पद का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों का संकरण कराया गया, प्रथम पीढ़ी के लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे कैसे? ये शुद्ध लंबे, संकरे लंबे और शुद्ध बौने। एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में शुद्ध लक्षण तथा संकर पौधों का प्रतिशत कितना है? 1:1:1। निम्नलिखित में से कौन सा DNA की संरचनात्मक इकाई है? वह है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। विपर्यासी लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? तो विपर्यासी लक्षणों का जो युग्म है वो आपका एलील कहलाता है। पुष्प में लाल रंग प्रभावी लक्षण किसका वैकल्पिक है या विपर्यासी है? श्वेत पुष्प। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़े होती है। और मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों के युग्म की संख्या कितनी होती है? तो कायिक युग्म यानी ऑटोसोम्स की संख्या 22 होती है, और जो एक होता है, एक जोड़ा, वो लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये इतने थे आपके कौन, इतने क्वेश्चन हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पूरे पार्ट कवर हो गए हैं जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। अब आपको ले चलते हैं एक एक करके लघुत्तरीय की तरफ में। कॉग में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कौन सा कच्चा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? स्टोमेटा के क्वेश्चन कर रहा है, स्टोमेटा के 2 कार्य बताइए। ठीक है, ये तो पहला है विषमपोषी गैसीय विनिमय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये इसके उत्तर हो गए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णक का नाम बताइए जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो सूर्य के ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो पदार्थ है, वर्णक है, वह है क्लोरोफिल। वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसका महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन जड़ से पत्तियों तक जल का ऊर्ध्वगामी गति में सहायता करता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है? तो ग्रेना में होती है। और हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया होती है? वो स्टोमेटा में होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन होगा। दूसरे का आंसर देखिए, कह रहा है कि स्वपोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है? तो स्वपोषण देखिए, ये स्वपोषण में जीवधारी अपनी कार्बनिक भोजन को अकार्बनिक पदार्थों से बनाता है। विषमपोषी पोषण में जीवधारी स्वयं पोषियों से निर्मित भोजन ग्रहण करता है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ सामग्री कौन सा है? तो आवश्यक के लिए कच्चा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और चौथा क्वेश्चन है कि 4 कारक लिखिए जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो चारों कारक है ये आपके प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि पित्त का कार्य बताइए। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांतों के नाम बताओ। फिर मानव में आमाशय में एसीएल की भूमिका क्या है? तो पित्त का जो मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण करना। दूसरा, वसा का पाचन छोटी आंत की ग्रहणी भाग में होता है तथा अग्न्याशय द्वारा स्रावित लाइपेज पायसीकरण अम्ल को तोड़ता है। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? यह कृंतक, रंध्रक, अग्रचौड़क और चौड़क हैं। और एचसीएल को अम्लीय बनाता है जिसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पेप्टोन्स में पाचन करता है। ठीक है,
मानव आहार नाल का सबसे लंबा और कौन सा भाग होता है? आहार नाल में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है? और दूसरा है, छोटी आंत्र की भित्ति भोजन के अवशोषण के लिए अनुकूलित है, क्यों? और 5वां क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में अग्नाशय की क्या भूमिका है? तो पहला देखिए, मानव में आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन होता है, या भोजन को कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। तीसरा है, छोटी आंत की भित्ति भोजन में अवशोषण के लिए अनुकूलित होता है। तो यहाँ पर तीसरा है कि छोटी आंत आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, और ये भोजन के अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं। और चौथा अग्नाशय का है। अग्नाशय पाचक अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिससे प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन है को भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, स्वपोषी क्या होता है कि पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल से करते हैं। स्वयं पोषी हरे पौधे अपने कार्बनिक भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में करते हैं। ये ठीक, ये देखिए, जल कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश ऊर्जा मिलती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती है? नंबर 1, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के कच्चा सामग्री का रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार की भूमिका देखिए, लार सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, और लार भोजन को नम बनाए रखता है तथा दांतों और जीभों द्वारा इसके फेरबदल में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में स्टोमेटा की उपयोगिता बताइए। तो स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय का भी कार्य करते हैं तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि को रोकते हैं। देखिए, ये रंध्रीय गति तथा कुछ पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे अपेक्षित आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण एवं प्रकाश तीव्रता में प्रभावित होते हैं। ये स्टोमेटा रंध्र क्या है? रंध्र पत्ती के एक चपटी संरचना है जो दोनों ओर बाह्य त्वचा से ढकी रहती है। बाह्य त्वचा पर यहाँ वहाँ छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। सामान्यतः निचली बाह्य त्वचा पर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं। रंध्र पौधों के हरे वायवीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आ गया, पोषण किसे कहते हैं? देखिए, पोषण किसे कहते हैं? पोषण सभी जीवधारियों के लिए जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के द्वारा ही होती है। प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारी को प्राप्त होता है पोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भोजन उसकी प्राप्ति तथा शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर आपको दिखाना है। ठीक है, तो स्वपोषी परपोषी पोषण जिसमें एक जीवधारी अपने भोजन का निर्माण सरल अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके ऊर्जा के बाह्य स्रोत से प्राप्त करता है, स्वपोषी कहलाता है। परपोषी देखिए क्या है? विषमपोषी पोषण वह है जिसमें जीवधारी पहले से तैयार कार्बनिक पदार्थ भोजन ग्रहण करता है। और दूसरा है हरे पौधे प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। और ये देखिए, विषमपोषी जीव निम्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्ण जंतुसम जटिल भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। मृतोपजीवी अपने भोजन को शरीर से बाहर पचा करके
इसे अवशोषित करके मृत कार्बनिक द्रव्य से प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या है? ये अपना भोजन जीवित पोषकों से प्राप्त करते हैं, जैसे सभी जंतु है, कवक है। श्वसन की परिभाषा देना है। श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवित जीव अपने उपापचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा की आवश्यकता गति, उपापचय में प्रयुक्त आवश्यक रसायनों के संश्लेषण के लिए या ऊष्मा उत्पादन के लिए होते हैं। ऊर्जा भोजन के टूटने से मुक्त होती है तथा समान समय में वर्ज्य पदार्थ निर्मुक्त करते हैं। यकृत के कार्य बताइए। यकृत कोशिकाएं हेपेरिन का स्रवण करती हैं जो रक्त वाहिनी में रक्त के स्कंदन को रोकती है। यह पित्त रस स्रवण जठर रस के अम्ल को उदासीन करके एवं भोजन के माध्यम को क्षारीय करने के लिए किया जाता है। यह पेप्टोन्स तथा अमीनो अम्लों के रूप में पचित एवं अवशोषित प्रोटीनों को संग्रहित करता है। पित्त रस वसा का पायस्थीकरण करता है और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है जो रक्त स्कंदन में सहायता होती है। ठीक है। ये स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आता है, मतलब हर साल आते हैं यूपी बोर्ड में। तो मानव पाचन तंत्र में आहार नाल तथा अनेक पाचक ग्रंथियां सम्मिलित हैं। मनुष्य में आहार नाल या मुख से लेकर के गुदा तक फैले हुई 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित नलिका है। इसे निम्नलिखित भागों में बांटे गए हैं। पहला है मुख्य ग्रासन या गुहिका, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इनमें से छोटी आंत आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग है। तो देखिए मुख्य ग्रासन यह ऊपरी अचल तथा निचली जबड़े के मध्य में स्थित होता है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रासनाल में एवं कंठद्वार द्वारा श्वासनाल में खुलती है। जबड़े दांतयुक्त होते हैं तथा दांत भोजन को काटे चबाने में मदद करते हैं। मुख्य ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन में लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन को स्वाद का ज्ञान कराती है। फिर ग्रासनाल आ गया। यह 25 सेंटीमीटर सकरी लंबी नलिका होती है जो गर्दन तथा वक्ष भाग में स्थित होती है। ठीक है। और ये सीधे आमाशय में खुलती है। फिर इसके बाद में आपका आ गया आमाशय। आमाशय देखिए, ये आमाशय या डायफ्राम के ठीक पीछे उधर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये एक थैली नुमा संरचना है। लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी संरचना होती है। आमाशय का प्रारंभिक भाग फंडिक भाग कहलाता है और अंतिम भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय का मध्य भाग आमाशय का या फंडिक भाग कहलाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है। आमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र तथा ग्रहणी में खुलता है। ये देखिए आपका ये आपका आमाशय, यकृत, पित्ताशय, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, ये सब आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका अग्न्याशय लीवर यकृत तक पहुंचता है। ठीक है। अगला है मानव का हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए हृदय की बाह्य संरचना है। हृदय बच्च गुहा के फेफड़े के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग बच्च के बाईं ओर तथा थोड़ा सा दाईं ओर भी स्थित होता है। साधारणतः इसका आकार व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव का हृदय गुलाबी रंग का तथा स्पंदन से शंकुआकार खोखला होता है। ये ठीक है। ये देखिए आपको ये हृदय को दिखाया गया है। जी। फिर कह रहा लसिका किसे कहते हैं? लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रक्त में बीच के स्थान में पाया जाता है। ये रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है
जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विषण द्वारा बाहर की ओर निकलने से बनता है। ये लसिका के कार्य देखिए। लसिका ऊतके द्रव तथा उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाने जो धमनी कोशिकाओं से विषित होते हैं। दूसरा है लसिका कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ गैस हार्मोन एंजाइम आदि के प्रसारण का कार्य करता है। ठीक है, ये देखिए रुधिर और लसिका में अंतर देखिए, ये आपको दिखाया गया है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक है, लसिका छना हुआ रुधिर है। ये गहरे लाल रंग का होता है, ये रंगीन होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें आरबीसी उपस्थित होती है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, प्रोटीन कम मात्रा में होती है। ठीक है, इस तरह से इसमें अंतर होते हैं। लसिका में रुधिर में समानताएं होती हैं, देखिए। ठीक है, लसिका में रुधिर की भांति ग्लूकोज, यूरिया, इम्यूनो अम्ल, लवण एवं प्रतिरक्षा पाई जाती है। रुधिर की भांति रक्त कणिकाएँ पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होने के कारण लसिका का भी थक्का बन जाता है। ये देखिए, अब आ गया वृक्काणु क्या होता है, उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। तो शरीर तरल एवं ऊतकों के संगठन से नियमित करने के लिए जंतु शरीर में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। ये देखिए, वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं से होता है। ये पहला है मेलपीगी नलिका है, दूसरी स्रावी नलिका है। ठीक है, ये देखिए किडनी काट करके ये दिखाया गया है आपका। ठीक है, ये देखिए, इसमें से आपको जो पढ़ना है, पढ़ने तो लगभग सब हैं, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको रोक करके और देखना होगा और उसको आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और हो सके तो इसका आप एक नोट्स बना लें तो ज़्यादा फायदा होगा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसका कार्य भी बताइए। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छुई मुई के पादप की पत्तियों में गति तथा प्रकाश की उपरोह की गति, इसमें देखिए अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर। ठीक है, यह अनुकुंचन गति उद्दीपन पर की दिशा पर निर्भर करता है या अनुवर्तन गति पर निर्भर करता है। उद्दीपन अर्थ होता है, इसमें उद्दीपन प्रकाश होता है, यानी स्पर्श करेंगे तब इसमें उद्दीपन होगा, और ये प्रकाश के द्वारा उद्दीपित होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अनुकंपी उपरानुकंपी तंत्र का तंत्र आपको देखने हैं। ये पादप हार्मोन्स क्या है और उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। तो ये देखिए आपके पादप हार्मोन्स हैं। हार्मोन जिनकी आवश्यकता पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए होती है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन तथा एब्सिसिक एसिड। तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसका कार्य समझाइए। ये देखिए, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये कोशिका है आपकी। प्रवृत्ति क्रिया क्या है? एक प्रवाह चित्र की सहायता से समझाया कैसे बनती है। प्रवृत्ति क्रिया या स्वायत्त, स्वचालित तथा यांत्रिक अनुक्रिया है जो उद्दीपन के प्रति जंतु के बिना इच्छा के होती है। ये ठीक है, अभी आ गया हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा
स्रावित रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो जीवधारियों में जैविक प्रक्रमों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स के अवलक्षण ये देखिए, मानव सगर्भता की औसत अवधि क्या होती है, या मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो सगर्भता की जो अवधि है, यानी जो प्रेगनेंसी टाइम है, वो 280 से या 40 सप्ताह होती है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी नलिका में होता है। अगर आप कह रहा है कि नर एवं मादा लिंग हार्मोन लिखिए, तो टेस्टोस्टेरॉन्स जो है ये नर है और एस्ट्रोजेंस आपका क्या है, मादा का है। और अंडोत्सर्ग क्या है, अंडाशय से अंडाणु के निर्मित होने का प्रक्रम अंडोत्सर्ग कहलाता है और ये आर्तो चक्र के 14 दिन होता है। यौन संचित रोग लिखिए, तो यौन संचित रोग कौन कौन से हैं आपके, गोनोरिया और एड्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त अन्य विधियां क्या हैं जो यौन संचित रोगों के संचयन के लिए उत्तरदायी है, तो उसके लिए है इंजेक्शन, सुई, शल्य उपकरण, रक्त आधान, जो यौन संचित रोगों के संचयन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये गर्भ निरोधक युक्त का नाम बताइए जो सगर्भता तथा यौन से बचने के लिए, यौन संचित रोगों से बचने के लिए किया जाता है, तो ये है, ठीक है। तीसरा, कंडोम का प्रयोग सगर्भता तथा यौन संचरित रोगों से बचने के लिए किया जाता है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है शरीर के किस अंग में कॉपर-टी लगाई जाती है। कॉपर-टी जो है ये गर्भाशय में लगाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। निम्न का शब्द विस्तार कीजिए। IUCD, तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। और वो से क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव यानी मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, तो ये इसके नाम है, ठीक। फिर यौनारंभ किसे कहते हैं, वह अवस्था जिस पर जननांग क्रियात्मक हो जाते हैं, जनन युग्मक तथा लिंग हार्मोन्स का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं तथा नर तथा मादा लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। ये पुष्प में निषेचन है, इसको भी आपको पढ़ना है। पर परागण और स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है, देख लेना है ये, ठीक है। पुनरुद्भवन या मुकुलन में विभेद, और अंतिम में ये देखिए मानव में नर जनन तंत्र जो है, जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को आपको पढ़ लेना है। और ये पढ़ ही नहीं बल्कि इसके ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। और अंतिम में जो देखिए आपको दिखाया गया परिवार नियोजन पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, तो बहुत ज़रूरी है। परिवार नियोजन कल्याण में बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये फिर उसके बाद में ये एक संकर क्रास आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेंडल प्रवृत्ता का नियम, ये आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में मनुष्य में लिंग निर्धारण आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। पूरे के पूरे क्वेश्चन अब आपको यहीं पर समाप्त कर दिए जाएंगे। ये देखिए नर्मदा का चार्ट है, नर इसमें 22x 22y, मादा में 22x 22x होते हैं। जब भी आपस में मिलेंगे तो 44x होगा तो मादा होगा और 44xy होगा तो नर होगा, ठीक है। इस तरह से लिंग निर्धारण संभव हो जाता है, ठीक है।
तो ये रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।